प्रश्न 1। निम्न सूचना पर से आधार वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर वर्ष 2015 का लास्पियर और पाशे का सूचकांक ज्ञात कीजिए। फिशर का सूचकांक ज्ञात करके अर्थघटन कीजिए। ओके, तो यहाँ 2014 को आधार वर्ष लेना है। ओके, अब यहाँ पर हमें मूल्य और खर्च दिया गया है। यहाँ पर मात्रा हमें नहीं दी गई है। इस तरह के सम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले मात्रा फाइंड करनी होगी। ओके, तो वस्तु का कुल व्यय बराबर सूत्र होता है प्रति इकाई मूल्य गुणा उपभोग की मात्रा। हमें यहाँ पर मात्रा फाइंड करनी है। ओके, तो जो प्रति इकाई मूल्य है यहाँ पर गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। इस तरह हमें मात्रा का सूत्र मिलेगा वस्तु का कुल व्यय अपॉन में प्रति इकाई मूल्य। ओके, तो यहाँ पर वस्तु का कुल व्यय पहला दिया है 224 अपॉन में प्रति इकाई मूल्य है 16। ये वाला 224 अपॉन में 16 करेंगे तो यहाँ पर हमें 14 आंसर मिलेगा। ओके, ये आ गई मात्रा 2014 की। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है दूसरा यानी कि चावल की मात्रा। तो 140 अपॉन में 35 करेंगे तो आंसर आएगा 4। फिर अरहर की मात्रा 200 अपॉन में 100, ये रहा, आंसर आएगा 2। फिर तेल की मात्रा 432 अपॉन में 108। ओके, आंसर आएगा 4। इस तरह से हमने 2014 की मात्रा फाइंड की है। अब 2015 की मात्रा हमें फाइंड करनी है इसी सूत्र की मदद से। तो 2015 की क्वांटिटी यानी कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मात्रा। क्वांटिटी मतलब मात्रा। 2015 की मात्रा फाइंड करने के लिए खर्च अपॉन में प्रति इकाई मूल्य 270 अपॉन में 18 करेंगे तो 15 आएगा। 200 अपॉन में 40 करने पर 5 आएगा। 360 अपॉन में 120 करने पर 3 आएगा, ये रहा। ठीक है, 600 अपॉन में 120 करने पर 5 आएगा। ये आ गई 2015 की मात्रा। अब क्योंकि हमें 2014 को आधार वर्ष लेना है तो ये है P0 मतलब कि प्राइस मूल्य 2014 का, और ये है Q0 यानी कि 2014 की मात्रा। चालू वर्ष है 2015, इसका प्राइस है जिसे हम P1 कहेंगे, और इसकी जो क्वांटिटी यानी कि मात्रा है उसे हम Q1 कहेंगे। अब सबसे पहले हमें P1 Q0 फाइंड करना है। P1, ये P1 और ये Q0, इन दोनों को गुणा करना है। 14 गुणा 18 252, 4 गुणा 40 160, 2 गुणा 120 240, 4 गुणा 120 480। अब इन सब का सम है 1132। अब हमें फाइंड करना है P0 Q0 यानी कि इन दोनों को गुणा करना है। ओके, 16 गुणा 14 224। ओके, 35 गुणा 4 140, 100 गुणा 2 200, 108 गुणा 4 432। अब हमें फाइंड करना है P1 Q1। तो ये P1 और ये Q1, इन दोनों की गुणा। 18 गुणा 15 270, 40 गुणा 5 200, 120 गुणा 3 360, 120 गुणा 5 600। इन सब का सम 1430 है। लास्ट हमें फाइंड करना है P0 Q1। तो ये P0 है और ये है Q1। ठीक है, P0 Q1 यानी कि इन दोनों की वैल्यूज़ को गुणा करना है। 16 गुणा 15 240, 35 गुणा 5
175, 100 गुणा 3 300, 108 गुणा 5 540, इन सब का सम है 1255। तो सबसे पहले लास्ट पेयर का सूचकांक ज्ञात करना है, जिसे हम IL से शो करते हैं। लास्ट पेयर का सूचकांक ज्ञात करने का ये सूत्र है। ओके, P1Q0 का सम था 1132, P0Q0 का सम था 996। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आएगा। ओके, पाशे का सूचकांक, जिसे हम IP से शो करते हैं, ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। फिर फिशर का सूचकांक, जिसे IF से शो करते हैं, इसका सूत्र है ये। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आएगा ये। ओके, अब हमें अर्थघटन भी करना है। कुल खर्च में जो ये आंसर आया है फिशर का सूचकांक, उसमें से 100 माइनस करने पर 13.79% की वृद्धि हुई है, ऐसा कहेंगे। ओके, प्रश्न 2, 4 भिन्न भिन्न वस्तुओं का उपयोग, मात्रा और कुल खर्च की निम्न सूचना पर से वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2015 के वर्ष का पाशे और फिशर का सूचकांक की गणना कीजिए। ओके, अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर खर्च और मात्रा दी गई है, लेकिन वस्तु का मूल्य हमें नहीं दिया है, जो कि हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर सूत्र होता है वस्तु का कुल व्यय बराबर प्रति इकाई मूल्य गुणा मात्रा। हमें मूल्य ज्ञात करना है, तो मूल्य को यहाँ पर ही छोड़ देंगे। मात्रा यहाँ पर गुणा में है, इस तरफ लाएंगे तो भाग में चली जाएगी। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे मूल्य, प्रति इकाई मूल्य। कुल खर्च अपॉन में मात्रा। कुल खर्च है वस्तु A का 360 और मात्रा है 60, ये रही। ओके, तो 360 अपॉन में 60। फिर B के लिए 160 अपॉन में 10, ये रहा। फिर C के लिए 480 अपॉन में 15, ये रहा। D के लिए 336 अपॉन में 3, ये रहा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16, इसको कैंसिल करेंगे 32, इसको कैंसिल करेंगे 112। ओके, 2013 का हमने प्राइस फाइंड कर लिया। अब हम 2015 का प्राइस फाइंड करेंगे, यही सूत्र लगाकर। ओके, अब हमें 2015 के लिए मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि P, प्राइस। ओके, तो सेम सूत्र है कुल खर्च अपॉन में मात्रा। कुल खर्च है 375 और मात्रा है 25, तो 375 अपॉन में 25, इसे कैंसिल करेंगे तो 15 आएगा। 416 अपॉन में 20 करने पर 20.8 आएगा। 613.2 अपॉन में 6 करने पर 102.2 आएगा। 400 अपॉन में 2.5 करने पर यहाँ पर आएगा 160। तो वर्ष 2015 का ये हमने मूल्य यानी कि प्राइस फाइंड कर लिया है। अब हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर 2013 को आधार वर्ष हमें मानना है। ओके, अब हमें फाइंड करना है P1Q0। तो ये है P1 और ये है Q0, इन दोनों की गुणा। ओके, 60 गुणा 15 900, 10 गुणा 20.8 208, 15 गुणा 102.2 153.3, 3 गुणा 160, ये हो गया 480। इसका सम है 3121। अब हमें ज्ञात करना है P0Q0, यानी कि इन दोनों की गुणा। 6 गुणा 60 360, 16 गुणा 10 160, 32 गुणा 15 480, 112 गुणा 3
336। इन सब का सम 1336 है। अब हमें फाइंड करना है P1Q1 यानी कि इन दोनों की गुणा। 15 गुणा 25 375, 20.8 गुणा 20 416, 102.2 गुणा 6 613.2, 160 गुणा 2.5 400। इन सब का सम है ये। ओके, अब हमें फाइंड करना है P0Q1। P0 ये P0 है और ये Q1 है। ओके, इनकी गुणा करनी है। 6 गुणा 25 150, 16 गुणा 20 320, 32 गुणा 6 192, 112 गुणा 2.5 280। इन सब का सम है 942। ओके, तो अब लास्ट पेयर का सूचकांक जिसे हम IL से शो करते हैं, ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। फिर पाशे का सूचकांक जिसे हम IP से शो करते हैं, ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके ये आंसर आएगा। फिर फिशर का सूचकांक जिसे हम IF से शो करते हैं, ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करके जो आंसर आएगा उसका वर्गमूल फाइंड करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 3, 6 भिन्न भिन्न वस्तुओं की निम्न सूचना पर से वर्ष 2015 का फिशर का सूचकांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ आधार वर्ष 2013 और चालू वर्ष 2015 है, इसलिए वर्ष 2013 की मात्रा को Q0 और 2013 के मूल्य को P0 एवं वर्ष 2015 की मात्रा को Q1 और 2015 के मूल्य को P1 लेकर गणना करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वस्तु A की। वस्तु A का मूल्य प्रति इकाई हमें फाइंड करना है। ये वस्तु A है। यहाँ पर जो हमें मूल्य दिया है वो 20 किलोग्राम का दिया गया है। तो सबसे पहले हमें 1 किलोग्राम का मूल्य फाइंड करना होगा। ओके, 20 से 600 को भाग कर देंगे। ये भाग किया, आ गया 30। ओके, अब बात करते हैं 2015 के मूल्य की, जिसको यहाँ P1 कहा गया है। तो 880 को भी हम 20 से ही भाग कर देंगे। ओके, तो आंसर आएगा 44। अब बात करते हैं वस्तु B की। ओके, तो वस्तु B का प्रति क्विंटल मूल्य दिया है। ये जो मूल्य दिया है क्विंटल में दिया गया है, इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो 1600 को हम 100 से भाग करेंगे, आंसर आएगा 16। फिर P1 का मतलब है प्राइस 2015 का। ओके, यहाँ पर 2400 दिया है, 2400 को हम 100 से भाग करेंगे तो 24 प्रति किलोग्राम आएगा। ओके, फिर बात करते हैं वस्तु C की। यहाँ पर क्वांटिटी यानी कि मात्रा की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो इकाई दी है वो किलोग्राम में है और मात्रा दी गई है जो ग्राम में है। तो इस ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ओके, 1200 को हम 1000 से भाग करेंगे तो 1.2 आएगा। फिर जो 2000 ग्राम है इसको भी 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। अब वस्तु D और E में सभी चीज़ें सेम हैं। यहाँ लीटर, यहाँ लीटर, लीटर, यहाँ मीटर, यहाँ मीटर, यहाँ मीटर, तो इसको हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं वस्तु F की। वस्तु F का मूल्य दर्जन में दिया है। 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं।
जिसे प्रति नग में रूपांतर करना है। नग का मतलब है यहाँ पर पीस। तो वर्ष 2013 का प्रति नग मूल्य, ये जो 30 है इसको 12 से भाग करेंगे, 2.5 आएगा। फिर जो ये 36 है इसको भी 12 से भाग करेंगे तो 3 रुपये प्रति पीस आंसर आएगा। ओके। अब यहाँ पर जो नई वैल्यूज़ आई हैं उनको लेकर हमें इस तरह टेबल बनानी है। यहाँ पर वस्तुएं, फिर इकाई, फिर Q0। Q0 का मतलब है 2013 की मात्रा। तो यहाँ पर 5, 10, 1200 इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया था तो आया था 1.2, जो यहाँ पर लिख दिया। ओके। फिर 30, 12 और ये 20। ओके। ये हो गया Q0 यानी कि 2013 की मात्रा। फिर है P0, 2013 का मूल्य। तो यहाँ पर ये 30, फिर 16, फिर 60, 52, 8 और 2.5 ये रहा। ओके। फिर यहाँ पर Q1 का मतलब है 2015 की मात्रा। ओके। तो ये 12, 12, ये 12, 12 और यहाँ पर था ये 2 kg हुआ था। ठीक है। तो ये 2, 36, 20 और ये 16, तो यहाँ पर लिख दिया। फिर हमें लिखना है P1 का मतलब है 2015 का मूल्य, जो है यहाँ पर इसको हमने कन्वर्ट किया था भाग करके 20 से, तो यहाँ पर आया था 44। फिर 24, 75, 32, 12 और ये 3, 75, 32, 12 और 3। ओके। अब हमें फाइंड करना है P1 Q0। P1 और Q0 यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके। 44 गुणा 5 220, 24 गुणा 10 240, 75 गुणा 1.2 ये आएगा 90, 32 गुणा 30 960, 12 गुणा 12 144, 20 गुणा 3 ये आएगा 60। ओके। अब हमें फाइंड करना है P0 Q0 इन दोनों की गुणा। 30 गुणा 5 150, 10 गुणा 16 160, 1.2 गुणा 60 72, 30 गुणा 52 1560, 12 गुणा 8 120, 20 गुणा 2.5 50। ओके। अब हमें फाइंड करना है P1 Q1 यानी कि P1 Q1 इन दोनों की गुणा। ओके। 12 गुणा 44 528, 12 गुणा 24 288, 2 गुणा 75 150, 36 गुणा 32 1152, 20 गुणा 12 240, 16 गुणा 3 48। ओके। फिर हमें फाइंड करना है P0 Q1 P0 Q1 इन दोनों की गुणा। ओके। 12 गुणा 30 360, 16 गुणा 12 192, 60 गुणा 2 120, 52 गुणा 36 1872, 8 गुणा 20 होगा 160, 2.5 गुणा में 16 ये होगा 40। ओके। अब इन सब का सम है ये, इन सब का सम है ये, इन सब का सम है ये, इन सब का सम है ये। ओके। तो यहाँ पर हमें फिशर का सूचकांक ज्ञात करना है जिसको हम IF से शो करते हैं, और ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमने पीछे फाइंड की, इनको भाग करेंगे ये आंसर आएगा, इनको भाग करने पर ये आंसर आएगा। इन दोनों को गुणा करके उसका वर्गमूल फाइंड करना है, गुणा 100 करना है। तो फिशर का सूचकांक का आंसर आ गया ये। ओके। प्रश्न 4, भिन्न सूचना पर से वर्ष 2015 के लिए लास्पियर, पाशे और फिशर का सूचकांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बिल्कुल आसान है क्योंकि यहाँ पर जो हमें Q0 यानी कि मात्रा दी है वो सब बिल्कुल सही है, इसमें हमें कुछ भी चेंज या कन्वर्ट नहीं करना है। देखो
यहाँ किलोग्राम, यहाँ भी किलोग्राम, यहाँ लीटर, नग नग, मीटर मीटर, लीटर और लीटर। ओके, तो ये बिल्कुल इजी सम है। सिंपली हमें वैल्यूज़ फाइंड करके और फार्मूला लगा के आंसर फाइंड करना है। ओके, तो 2014 के वर्ष की मात्रा को Q0 और मूल्य को P0 एवं वर्ष 2015 की मात्रा को Q1 और मूल्य को P1 लेकर गणना निम्नानुसार करेंगे। ओके, ये है Q0 यानी कि 2014 की मात्रा, ये है Q1 2015 की मात्रा, ये है P0 यानी कि प्राइस 2014 का और ये प्राइस है 2015 का। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर P1 Q0 हमें फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों की गुणा करनी है। 25 गुणा 45 1125, 15 गुणा 30 450, 10 गुणा 36 360, 8 गुणा 25 200, 30 गुणा 65 1950। ओके, फिर हमें फाइंड करना है P0 Q0 यानी कि इन दोनों की गुणा। ओके, P0 Q0 25 गुणा 42 1050, 15 गुणा 28 420, 10 गुणा 30 300, 8 गुणा 20 160, 30 गुणा 60 1800। फिर हमें फाइंड करना है P1 Q1 यानी कि इन दोनों की गुणा। 32 गुणा 45 1440, 20 गुणा 30 600, 20 गुणा 36 720, 15 गुणा 25 375, 36 गुणा 65 2340। फिर हमें फाइंड करना है P0 Q1, तो ये P0 है और ये Q1 है। ओके, इन दोनों की गुणा, तो 32 गुणा 42 1344, 20 गुणा 28 560, 20 गुणा 30 600, 15 गुणा 20 300, 36 गुणा 60 ये हो गया 2160। इनका सम है ये, इनका सम है ये, इनका सम है ये, इनका सम है ये। ओके, अब हमें यहाँ पर लास्ट पेयर का सूचकांक ज्ञात करना है। ये है सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। फिर पाशे का सूचकांक का ये है सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। फिर फिशर का सूचकांक का ये है सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। प्रश्न 5, निम्न सूचना पर से कुल खर्च की विधि और पारिवारिक बजट पद्धति से वर्ष 2015 का सूचकांक की गणना कीजिए। दोनों सूचकांक समान है या नहीं वह बताइए। ओके, तो सबसे पहले हम कुल व्यय की रीति से सूचकांक ज्ञात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वर्ष 2013 की मात्रा है 100 किलोग्राम और वर्ष 2013 का मूल्य है 1800 और वर्ष 2015 का मूल्य है 2400। ओके, तो ये जो हमें मूल्य दिया गया है ये 100 किलोग्राम का दिया है। ओके, इसको हमें सबसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। ओके, 1 क्विंटल मतलब कि 100 किलोग्राम, तो 1800 जो है इसको हम 100 से भाग करेंगे क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। ओके, तो 100 से 1800 को भाग करेंगे तो ये आ गया 18। ओके, फिर जो 2400 है इसको भी 100 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 24। ये आ गया प्रति किलोग्राम का मूल्य गेहूं का। ओके, अब बात करते हैं चावल की। ओके, तो 20 किलोग्राम का मूल्य 700 और 800 दिया गया है। हमें पहले 1 किलोग्राम का फाइंड करना होगा, तो 20 से 700 को भाग करेंगे तो 35 आएगा। फिर
20 से 800 को भाग करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। ओके, अब बात करते हैं चीनी की। तो चीनी का 1 किलोग्राम का मूल्य हमें 30 रुपये दिया है और यहाँ पर 36 रुपये दिया है, तो इसको हमें चेंज नहीं करना है। फिर बात करते हैं तेल की। 1 किलोग्राम का मूल्य 108 रुपये और 120 रुपये दिया है। ये रहा 108 और ये 120। अब बात करते हैं दाल की। तो 20 किलोग्राम का मूल्य 2000 दिया है और 2400 दिया है। तो 20 से 2000 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 100। फिर 20 से 2400 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 120। अब बात करते हैं घी की। तो 1 किलोग्राम का मूल्य 400 और 480 दिया गया है, तो इसको हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी 1 kg का यहाँ पर प्राइस दिया है। ठीक है, तो ये 400 और 480। अब क्योंकि हम कुल व्यय की रीति से सूचकांक ज्ञात कर रहे हैं, तो कुल व्यय की रीति से सूचकांक ज्ञात करने के लिए हमें दो वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, P1 Q0, यानी कि ये P1 है और ये Q0 है, इन दोनों की गुणा। ओके, 24 गुणा 100 2400, 40 गुणा 40 1600, 40 गुणा 36 1440, 60 गुणा 120 7200, 40 गुणा 120 4800, 30 गुणा 480 14400। इन सब का सम करना है जो है 31840। फिर हमें फाइंड करना है P0 Q0, यानी कि इन दोनों की गुणा। ओके, तो गुणा करेंगे। 18 गुणा 100 1800, 40 गुणा 35 1400, 40 गुणा 30 1200, 60 गुणा 108 6480, 40 गुणा 100 4000, 30 गुणा 400 12000। इन सब का सम करना है जो है 26880। तो ये है कुल खर्च का सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, अब हमें पारिवारिक बजट पद्धति से सूचकांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना पड़ेगा भारांक, यानी कि W। भारांक फाइंड करने के लिए P0 Q0 फाइंड करना होता है, यानी कि इन दोनों की गुणा। ओके, तो 100 गुणा 18 1800, 40 गुणा 35 1400, 40 गुणा 30 1200, 60 गुणा 108 6480, 40 गुणा 100 4000, है ना। हाँ ठीक है, 30 गुणा 400 यानी कि 12000। अब इन सब का सम करना है जो है इतना। ओके, फिर हमें फाइंड करना होता है सूचकांक, यानी कि I P1 अपॉन में P0 गुणा 100 करके। तो P1 का मान है 24, तो यहाँ 24, P0 का मान है 18 अपॉन में 18 गुणा 100। इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आंसर आएगा। इसी तरह से आपको ये सभी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ओके, फिर हमें फाइंड करना है IW, यानी कि इन दोनों की गुणा। ये I है और ये W है। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा। 1400 गुणा 10 ये आंसर आएगा। 1200 गुणा 120 ये आंसर आएगा। 6480 गुणा 10 ये आंसर आएगा। 4000 गुणा 120 ये आंसर आएगा। 12000 गुणा 120 ये आंसर आएगा। अब इन सब का सम करना है जो है ये। ओके, पारिवारिक बजट पद्धति का सूचकांक ज्ञात करने का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। कुल व्यय की विधि और पारिवारिक बजट पद्धति का सूचकांक समान प्राप्त होता है 118.45। देखते हैं, यहाँ पर भी 118.45 ही था।
तो दोनों विधि से सूचकांक समान प्राप्त होता है। प्रश्न 6, अहमदाबाद शहर के वर्ष 2014 और वर्ष 2015 के औद्योगिक मजदूरों का जीवन निर्वाह की वस्तुओं का समूह का सूचकांक और भारांक की सूचना निम्नानुसार दी गई है। उस पर से औद्योगिक मजदूरों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक ज्ञात करो और मजदूर के वेतन में वर्ष 2015 में 5% वृद्धि की जाए तो वर्ष 2015 के मूल्य वृद्धि के सामने रक्षा के लिए वेतन में वृद्धि पर्याप्त है या नहीं, वो हमें बताना है। ओके, अब हमें इस प्रकार टेबल बनानी है। ये समूह, ये भारांक जिसे हम W कहेंगे, वर्ष 2014 का सूचकांक जिसे हम I1 कहेंगे, 2015 के वर्ष का सूचकांक जिसे हम I2 कहेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर I1W फाइंड करना है। इसका मतलब ये है इन दोनों की गुणा। ओके, 31 गुणा 270 करने पर ये आंसर आएगा, 14 गुणा 168 करने पर ये आंसर आएगा, 22 गुणा 205 करने पर ये आंसर आएगा, 10 गुणा 174 करने पर ये आंसर आएगा, 23 गुणा 303 करने पर ये आंसर आएगा। अब हमें फाइंड करना है I2W, यानी कि W से I2 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, 31 गुणा 281 ये आंसर आएगा, 14 गुणा 178 ये आंसर आएगा, 22 गुणा 210 ये आंसर आएगा, 10 गुणा 177 ये आंसर आएगा, 23 गुणा 337 करने पर ये आंसर आएगा। इन सब का सम है ये, इन सब का सम है ये। ओके, अब वर्ष 2014 का सूचकांक ज्ञात करने का ये सूत्र है, जब हमें भारांक दिया हो यानी कि W दिया हो। ओके, तो ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये आ गया आंसर 2014 का सूचकांक। फिर 2015 का सूचकांक, ये सूत्र है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये आ गया आंसर। ओके, अब हमें तुलना करनी है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 से वर्ष 2015 में, ये आधार वर्ष है। ओके, मजदूरों के जीवन निर्वाह सूचकांक में ये 2015 का सूचकांक है, ये 2014 का सूचकांक है। तो 2015 के सूचकांक में से 2014 के सूचकांक को माइनस करने पर 14.03% की वृद्धि हुई है, ऐसा कहेंगे। अब वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए ये जो वृद्धि हुई है इसको ऊपर लिखेंगे और 2014 के सूचकांक से भाग करके गुणा 100 करेंगे। ओके, तो आंसर आएगा 5.86% की वृद्धि हुई है और वेतन में 5% वृद्धि की गई है। इसलिए वेतन वृद्धि फाइंड करने के लिए 5.86 में से -5 करेंगे तो 0.86% कम है, ऐसा कहेंगे। ओके, इसका अर्थ ये है कि वेतन वृद्धि जो है वो 0.86% कम हुई है। ओके, प्रश्न 7, एक शहर के वर्ष 2014 का औद्योगिक मजदूरों का जीवन निर्वाह की वस्तुओं के सूचकांक और भारांक की निम्न सूचना दी गई है।
उस पर से औद्योगिक मजदूरों का जीवन निर्वाह सूचकांक ज्ञात करो। मजदूरों को वर्ष 2012 में भुगतान औसत मासिक वेतन रुपये 6,000 हो तो जीवन निर्वाह टिकाए रखने के लिए चालू वर्ष 2014 का औसत मासिक वेतन कितना होना चाहिए। ओके। जीवन निर्वाह सूचकांक ज्ञात करने के लिए हमें IW फाइंड करना पड़ता है। IW का मतलब है इन दोनों की गुणा। ओके। 255 गुणा 42 ये आंसर आएगा। 174 गुणा 8 दिस आंसर। 234 गुणा 12 ये आंसर आएगा। 153 गुणा 18 ये आंसर आएगा। 274 गुणा 20 करने पर ये आंसर आएगा। इन सब का सम है ये और W का सम है 100। ओके। जीवन निर्वाह सूचकांक ज्ञात करने का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करना है तो ये आंसर आएगा। अब हमें औसत मासिक वेतन फाइंड करना है। ओके। तो आधार वर्ष 2012 का वेतन 6,000 रुपये है। आधार वर्ष का सूचकांक 100 लिया जाता है। चालू वर्ष का सूचकांक इतना हमने फाइंड किया है। ओके। तो 100 सूचकांक हो तो बराबर आधार वर्ष का वेतन 6,000 रुपये है। ये हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि यदि 100 सूचकांक है तो आधार वर्ष का वेतन 6,000 है। और यदि इतना सूचकांक है जो चालू वर्ष का है तो चालू वर्ष का वेतन कितना होगा। इसके लिए सिंपली सूत्र है I1 इंटू P0 अपॉन में 100। ओके। I1 का मतलब है चालू वर्ष का सूचकांक जो हमने फाइंड किया है, यहाँ लिखेंगे, गुणा P0 का मतलब है कि आधार वर्ष का वेतन जो 6,000 है अपॉन में 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आएगा। तो औसत वेतन इतना होना चाहिए। ओके। प्रश्न 8, निम्न सूचना पर से वर्ष 2015 का औद्योगिक उत्पादन की मात्रा और भारांक पर से औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक की गणना कीजिए और अर्थघटन कीजिए। ओके। अब हमें यहाँ पर 2013 का प्राइस यानी कि मूल्य और 2015 का भी प्राइस दिया गया है और W भी दिया गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सूचकांक यानी कि I ज्ञात करना होगा। ओके। जब 2 वर्षों का मूल्य दिया गया हो और भारांक दिया गया हो तो इस सूत्र से हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, जहाँ पर सूत्र है P1 अपॉन में P0 गुणा 100। ओके। तो P1 का मान है 15, P0 है 10, गुणा 100 करने पर 150 आएगा। इसी सूत्र की मदद से आपको सभी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हमें फाइंड करना है IW, मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई। ओके। तो 4 गुणा 150 600, 6 गुणा 125 750, 30 गुणा दिस वैल्यू 2500, 125 गुणा 3 375, 120 गुणा 4 480। इन सब का सम है ये और W का सम है 47। ओके। तो औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक ज्ञात करने का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके आंसर फाइंड करेंगे। ओके। तो आधार वर्ष की अपेक्षा हमें अर्थघटन भी करना है। जो ये वैल्यू आई है उसमें से 100 को माइनस कर देंगे तो 0.11% की वृद्धि हुई है, ऐसा कहेंगे। प्रश्न 9, 4 भिन्न भिन्न वस्तुओं के वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में प्रति इकाई मूल्य और भार की निम्न सूचना पर से वर्ष
2015 का सूचकांक की गणना कीजिए। ओके, यहाँ भारांक W और 2014 के वर्ष का मूल्य P0 और वर्ष 2015 के मूल्य को P1 दिया है। इसलिए I यानी कि सूचकांक P1 अपॉन में P0 गुणा 100 ज्ञात करके पारिवारिक बजट पद्धति से सूचकांक की गणना करेंगे। ओके, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर P0 और P1 दिया है, भारांक भी दिया है, इसलिए पारिवारिक बजट पद्धति से हमें सूचकांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सूचकांक यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे P1 अपॉन P0 गुणा 100 करके। ओके, तो P1 है 40, तो यहाँ 40, P0 है 32 गुणा 100 करेंगे, ये आंसर आएगा। P1 है यहाँ 100, P0 है 80। ओके, गुणा 100 करेंगे, ये आंसर आएगा। फिर P1 है 30 और P0 है 24। ओके, गुणा 100 करेंगे, ये आंसर आएगा। फिर P1 है 6, P0 है 4, गुणा 100 करेंगे, ये आंसर आएगा। ओके, W का जो सम है वो 100 है। IW, अब हमें IW ज्ञात करना है। IW का मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ की हमें गुणा करनी है। ओके, 40 गुणा 125 5000, 25 गुणा 125 3125, 20 गुणा 125 2500, 15 गुणा 150 2250। इन सब का सम है 12875। पारिवारिक बजट पद्धति का सूचकांक ज्ञात करने का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, प्रश्न 10, वर्ष 2015 में जीवन निर्वाह लागत खर्च के समूहों में से भोजन और कपड़े का सूचकांक 150 और 224.7 है। ईंधन के मूल्य में 220% वृद्धि हुई है। किराया खर्च रुपये 4000 से बढ़कर रुपये 6000 और फुटकर खर्च 1.75 गुना वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2015 का कुल व्यय रुपये प्राप्त समूह का सूचकांक 224.7 हो और प्रथम 4 समूह के पीछे किया जाता खर्च क्रमशः 40, 18 और 12 और 20% हो तो वर्ष 2015 का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक की गणना कीजिए और अर्थघटन कीजिए। अब जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, सबसे पहले उसकी मदद से हमें इस प्रकार टेबल बनानी है। यहाँ समूह, तो सबसे पहले है भोजन और कपड़ा, इसका सूचकांक हमें दिया गया है। देखो ये रहा, भोजन और कपड़े का सूचकांक इतना और इतना है। ओके, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब बात करते हैं ईंधन की। तो ईंधन के मूल्य में 220% की वृद्धि हुई है, इसलिए ईंधन का सूचकांक 220 + 100 यानी कि 320 हो जाएगा। तो यहाँ 320। फिर किराया खर्च 4000 रुपये से बढ़कर 6000 हुआ है, इसलिए किराया खर्च का सूचकांक हम P1 अपॉन P0 गुणा 100 करते हैं, वही यहाँ पर कर रहे हैं। ये है P1, ये है P0, ये आएगा 150, तो यहाँ पर 150। फिर फुटकर खर्च में 1.75 गुना वृद्धि हुई है, इसलिए सूचकांक 1.75 + 1 2.75 गुणा 100 करेंगे तो 2.75 आएगा, सॉरी 275 आएगा। तो ये 275। अब यहाँ पर हमें W यानी कि भार ज्ञात करना है, ये हमें दिया हुआ है।
जो ये प्रतिशत में दिया है 40, 18, 12, 20, ये यहाँ पर W है यानी कि भार है। ओके, तो इन चारों को प्लस करके 90 आता है। 100 में से 90 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। ओके, तो यहाँ पर भोजन का 40, कपड़ा 18, ईंधन 12, किराया 20, फुटकर खर्च के लिए हो गया 10। ओके, 100 माइनस 90 हमने किया था, है ना, ये सब 90 हैं, तो 100 माइनस 90 किया तो फुटकर खर्च का भारांक 10 आ गया। इन सब को प्लस करने पर 100 आता है। अब हमें IW फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों की गुणा। ओके, 150 गुणा 40 ये, 224.7 गुणा 18 ये, 320 गुणा 12 ये, 150 गुणा 20 ये, 275 गुणा 10, ये आंसर आ गया। हमें फुटकर खर्च का भारांक नहीं दिया गया था। ओके, तो हमने क्या किया, जो ये चारों वैल्यूज़ थी इन सबको प्लस किया। भारांक हमेशा 100 में होता है ज़्यादातर टाइम। ओके, इन सबको प्लस किया, ये भारांक है, तो इन सबको प्लस करने पर 90 आ गया। 100 माइनस 90 करने पर 10 आ गया। ओके, इस प्रकार फुटकर खर्च का भारांक 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, आपको ये पता होना चाहिए कि पारिवारिक बजट की पद्धति और जीवन निर्वाह लागत सूचकांक एक ही बात है। ओके, जिसका ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया ये। आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2015 के वर्ष में इस वैल्यू में से 100 माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा, इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ओके।